होल्ड ऑन। अगर आपके पास भी फिजिकल शेयर्स हैं, चाहे वो आपके नाम से हो, आपके पिताजी के नाम से हो या आपके दादाजी के नाम से, तो ये वीडियो आपके लिए काम करने वाली है। आज हम इस वीडियो में फिजिकल शेयर्स के बारे में ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जो कि आपके लिए आई ओपनर होगा और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको हेल्प करेंगी अगर आपको उनकी प्रोसेस शुरू करनी है। आज इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारी टीम के मेंबर हैं मिस्टर दिनेश जैन जी, जो इसको कई सालों से कर रहे हैं और ही इज़ एन एक्सपर्ट इन फिजिकल शेयर्स। तो आज उनसे समझते हैं कि फिजिकल शेयर्स के मामले में कैसे प्रोसीडिंग की जाती है, कैसे उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। हेलो, वेलकम दिनेश जी। थैंक यू शिवल। आपने मुझे अपने कीमती समय में से टाइम दिया यहाँ पे ये सब चीज़ें बताने के लिए, और मैं आपके सब व्यूअर्स का भी वेलकम करता हूँ ये जानने के लिए और बताने के लिए कि फिजिकल शेयर्स एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कहते हैं आपके लिए गड़े हुए खजाने हैं। क्योंकि फिजिकल शेयर अब तो बहुत लोगों ने डीमैट करा लिया है, जो नए शेयर आईपीओज आते हैं वो सब डीमैट करा लेते हैं, लेकिन आज से 30 साल 40 साल 50 साल पहले शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते थे, जिसे हम बोलते हैं सर्टिफिकेट फॉर्म में होते थे। और अक्सर ये होता था कि पहले टाइम में शेयर्स को लोग छुपा के रखते थे, तो बाई चांस किसी की डेथ हो गई, खो गए, एड्रेस बदल गया, तो उनको सक्सेसर्स को या बच्चों को पता ही नहीं होता था कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं। वो तो जब उनके पास कोई कंपनी से लेटर आया, किसी पड़ोसी ने बताया या कोई अलमारी में गिरे हुए शेयर्स मिल गए, तो उनको पता चलता है कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए ये भी छोड़ा हुआ था जो कि गड़ा खजाना है। एग्जैक्टली सर, इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि किसी को भी कोई आइडिया नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, ना ही किसी का कोई डीमैट अकाउंट है, जी जी ठीक है, जी जी तो कुछ लोग तो अवेयर है, कुछ लोग अनअवेयर है। जी 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 तो अगर मान लीजिए कि किसी को पता नहीं है और उसको ये फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स किसी भी संदूक में या कहीं पे भी मिले, जी जी तो जी सबसे पहले उनको किस तरीके से प्रोसेस में लेके आना है? जी, उसमें ये होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स आज की डेट में अगर सर्टिफिकेट फॉर्म में है तो उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। ना आप उनको ट्रेड कर सकते, ना प्लेज कर सकते, ना बेच सकते। जी। सेबी के सर्कुलर के हिसाब से आपको उनको डीमैट फॉर्म या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। उसके बाद ही उनकी वैल्यू कुछ बनती है और मिलती है। और फिजिकल टू डीमैट कराने का एक प्रोसेस है जो सेबी की गाइडलाइंस के द्वारा कंट्रोल होता है। हमें वो प्रोसेस फॉलो करना होता है और उसके बाद वो डीमैट हो जाते हैं। ठीक है। पहली चीज दैट इज इट। और उसमें जो भी प्रोसेस है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बट कोई भी आदमी कर सकता है बिकॉज दे आर ऑल यूजर फ्रेंडली फॉर्म्स। ओके, तो सबसे पहले जैसा कि आपने बताया कि डीमैट अकाउंट खोलना है और उसके बाद में वो प्रोसीडिंग्स करनी है। जी अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कई बार हमने ये प्रॉब्लम देखी है कि जो फैमिली मेंबर के नाम से शेयर सर्टिफिकेट है, वो फैमिली मेंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जी 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 तो उस केस में क्या करना होगा? उस केस में आप तरीका ही होता है कि आप सबसे पहले फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट लीजिए। कंपनी और 90% या 100% कंपनीज ने इस काम को करने के लिए आउटसोर्स, जिसे हम बोलते हैं आरटीए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफरिंग एजेंट्स, वो अपॉइंट करे हुए हैं हर जगह, जिनको आपने अप्रोच करना है। और पूछना जी क्या इस शेयर्स में सबसे पहले, अगर आपके पास कॉपी है, कि क्या इसमें कोई नॉमिनी अपॉइंटेड है। अगर नॉमिनी अपॉइंटेड है तो सबसे पहले क्लेम उस शेयर्स पे बनता है उस नॉमिनी का। अगर पहले टाइम में नॉमिनी नॉर्मली अपॉइंट नहीं होते थे, तो उसके बाद जो उसके लीगल हायर्स हैं या सक्सेसर्स हैं, उनको वो शेयर्स का क्लेम मिल सकता है। बट मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं कि जो मान के चलो कि पहले आपको शेयर सर्टिफिकेट मिले 100 क्वांटिटी, वो मान के चलीजिए कि 30 साल 40 साल में उनकी वैल्यू भी बढ़ती है, क्वांटिटी भी बढ़ती है, बाय वर्च्यू ऑफ फेस वैल्यू चेंज होने की वजह से या स्प्लिट होने की वजह से या बोनस होने की वजह से, तो वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। तो एक चीज आप मानिए कि अगर आपको 100 क्वांटिटी भी मिली है शेयर्स की, तो मुख्यतः हर केस के अंदर आपको पता है कंपनी के रिकॉर्ड में वो 1000 हो गए, 2000 हो गए, 5000 हो गए, आपको पता ही नहीं है। तो मैं बार बार एक शब्द यूज कर रहा हूं, ये आपकी हिडन वेल्थ और गड़े खजाने हैं जो आपको इमीडिएटली क्लेम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मतलब कि आपको अगर पता लगाना है कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो आरटीए से संपर्क करना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर कंपनी का जो भी आरटीए होगा, वो आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बताएगा जी कि ये पोर्टफोलियो में या ये इस नाम से इतने शेयर्स इतनी वैल्यू के जी अवेलेबल जी हैं। जी बट वो आपको तभी बताएगा जब शेयर सर्टिफिकेट पर जो नाम लिखा हुआ है आप उससे अपनी रिलेशनशिप प्रूव कर सके। ओके। ये नहीं कि कोई थर्ड आदमी डिटेल मांग रहा है तो कंपनी उसको या आरटीओ उसको नहीं देगी। ओके। आपको लिखना पड़ेगा कि जी ये मेरे दादाजी के हैं बाय वर्च्यू ऑफ दिस रिलेशनशिप, या मेरे फादर के हैं या मेरे चाचा के हैं। और उसमें यही होता है कि जो उनके लीगल हायर्स या सक्सेसर्स या वली वारिस होंगे उन्हीं को ही वो क्लेम मिलेगा और किसी को क्लेम नहीं मिल सकता।
बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। अब एक समस्या मैं देख रहा हूँ कई लोगों के साथ आती है कि क्या होता है कि आज की डेट में बहुत मूविंग ज़माना हो गया है। कोई आदमी पहले कानपुर में रहता था तो आज दिल्ली में रह रहा है, कोई दिल्ली रहता था तो यूएस चला गया या फिर कनाडा चला गया, कहीं भी चले गए। जी, जी। तो बेसिकली क्या होता है कि कई लोग मेरे सामने आते हैं और वो कहते हैं कि भाई मेरा तो एड्रेस चेंज हो गया, इस वजह से मुझे एग्ज़ैक्ट पता ही नहीं है कि इसके कितने शेयर बने और कैसे हुआ। तो एड्रेस चेंज की सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए? जी, अगर एड्रेस चेंज की सिचुएशन में तो सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए जो उनके पुराने एड्रेस पे कोई जानकार रह रहा है, तो वहाँ से पता कीजिए कि क्या कोई लेटर, कोई कम्युनिकेशन कंपनी से आई है या नहीं आई है। चलिए हम मान लेते हैं कई केसेस में नहीं पता चल जाता, लेकिन आपको पता है कि मेरे या मेरे फादर के नाम से शेयर हैं, तो उसके लिए हम जैसे प्रोफेशनल्स की हेल्प लीजिए। शिवल भाई तो खैर एक्सपर्ट है ही इस लाइन के, जो हमें गाइड करते हैं हर चीज़ में। प्रोफेशनल्स की हेल्प लीजिए, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे सर्च इंजन से आप वहाँ ढूंढ सकते हैं। कंपनी को लेटर लिख के भी आप डिटेल मंगा सकते हैं। कंपनी अगर आप प्रूव कर सके कि आप जेन्युइन है तो कंपनी आपको डेफिनेटली जवाब देगी। नहीं देगी तो देयर आर वेज ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या ग्रीवेंस लॉन्च करने के तरीके हैं। तो जवाब कंपनियों से मिल जाता है और आपको एक्चुअल हकीकत पता चल जाती है कि आज इस फोलियो के अंदर इतने शेयर्स हैं, इतनी क्वांटिटी है, इतनी वैल्यू है। सर, इसमें एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि एड्रेस चेंज होने की वजह से क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? एड्रेस चेंज होने की वजह से सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि आपके पास 30 साल पहले कोई 100 शेयर थे, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, एक्स कंपनी के शेयर थे। उसके बाद उसका 3 बार बोनस आया, आपने एड्रेस बदल दिया, तो वो तीनों बोनस आपके घर पे आए और वो बाउंस हो गए, या डिविडेंड के पहले चेक आते थे वो बाउंस हो गए। तो अक्सर ये होता है कि जब आप बहुत टाइम तक डिविडेंड क्लेम नहीं किया जाता तो बहुत ज्यादा मुमकिन होता है कि वो एक इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है, वहां पे वो डिविडेंड और शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं। सर, ये आईपीएफ एक नया टर्म है हमारे जी दर्शकों जी के जी लिए। जी जी। प्लीज़ हमें बताइए होता क्या है और क्यों वहाँ क्यों चले जाते हैं? ऐसा है जी, पहले ज्यादातर कंपनियों में जिस टाइप के जो डिविडेंड बाउंस हो जाते थे, वापस चले जाते थे, या शेयर्स क्लेम नहीं हो पाते थे, तो उनका पता नहीं चलता था, वो कंपनियों के अंडर रहते थे। और बहुत से केसेस में ऐसा हुआ है कि कोई आदमी या कंपनी गलत नहीं होती, बट हर तरह के लोग होते हैं, तो कहीं ना कुछ कुछ मैनिपुलेशंस हुई थी। तो इसको देखते हुए, निवेशकों के हित में ध्यान रखते हुए, सरकार ने एक इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड बनाया, जिसके हिसाब से अगर कोई डिविडेंड 7 साल तक क्लेम नहीं होता है तो वो हर कंपनी के लिए, हर आरटी के लिए मैंडेटरी है कि वो उसको उस फंड में ट्रांसफर कर दे, और फिर क्लेमेंट एक प्रोसेस के थ्रू उसको वहां से क्लेम कर सकता है। ओके, मतलब अगर आपने 7 साल तक डिविडेंड के चेक्स डिपॉज़िट नहीं किए हैं, तो जी, उस कंडीशन में आपके शेयर्स आईपीएफ में चले जाएँगे। शेयर्स भी और डिविडेंड भी। ओके, डिविडेंड भी चला जाएगा डिविडेंड और भी चला शेयर्स भी जाए, चले जी जी जाएँगे। जी जी अच्छा, जी। तो फिर उसका प्रोसेस बड़ा उस, हो जाएगा? उसका बहुत ना, अभी तक तो आपको कंपनी से डील करना था, अब आप एक सरकारी कंपनी जहाँ बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, तो वो थोड़ा प्रोसेस लंबा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके। तो सर जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ कि थोड़ा-सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है अपने इस वीडियो में। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि 2 होल्डर्स हैं, फर्स्ट होल्डर, सेकंड होल्डर, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कई फिज़िकल शेयर सर्टिफ़िकेट्स में 2 लोगों के नाम होते जी हैं। जी जी अब कोई अवेलेबल है जी और कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है? उस कंडीशन में या फिर दोनों ही अवेलेबल नहीं है, जी तो जी उस कंडीशन में भी क्या प्रोसीडिंग्स बढ़ती हैं? बिल्कुल बढ़ती है जी। अगर मान लीजिए ज्वाइंट नेम में शेयर्स हैं और किसी एक शेयर होल्डर की, अज्यूम करते हैं कि उसकी वो डिसीज हो जाता है, तो एक तो तरीका होता है कि डिलीशन ऑफ द नेम का तरीका होता है कि आप नेम डिलीट करा के अपने आप को क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर दोनों नहीं है तो उसमें फिर और बन जाती है कि हमें लीगल कार्यवाही करा के लीगल हायर सर्टिफिकेट, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट, या फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। उसके एक पैरामीटर्स होते हैं, इतनी वैल्यू पे ये बनेगा, इतनी वैल्यू पे ये बनेगा। उसमें फिर एफआईआर भी लॉन्च होती है अगर शेयर सर्टिफिकेट खो गए हैं, तो वो एक डुप्लीकेट प्रोसेस इशू कराने का, या बाय वर्च्यू ऑफ सक्सेशन, वो एक फिर और प्रोसेस लंबा हो जाता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट यस इट इज डन। सब जगह होता है, सब करते हैं, हम जैसे लोग करते हैं, लोग खुद भी कर सकते हैं। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये जी है कि जैसे कि बहुत सारे दर्शक जो हैं वो एनआरआई भी हैं जी हमारे, और बहुत सारे लोग एनआरआई लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारे फिजिकल शेयर्स हैं, हमारे दादाजी या हमारे पिताजी इंडिया में रहते थे तब उन्होंने ये शेयर्स खरीदे थे। जी तो क्या एनआरआई भी ये प्रोसीडिंग कर सकते हैं? जी, एनआरआई भी ये प्रोसीडिंग करते हैं, बट इसके लिए वही बात है कि आपको सबसे पहले जरूरी है एनआरआईज के लिए ओसीआई कार्ड होना, पैन कार्ड होना, और इसके अलावा एक डीमैट अकाउंट होना, भले जॉइंट नाम में हो, भले सिंगल नाम में हो। बट एनआरआई के केसेस में क्योंकि वो दूसरे देश में बैठे हैं, तो वहां थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज और बढ़ जाती है।
सक्सेशन भी बनवाना पड़ सकता है। और एनआरआई को जरूरी नहीं है कि हर बार आके कोर्ट्स में आके वो गवाहियां दे या अपनी स्टेटमेंट दे, बट हर चीज के एक तरीके हैं, एक सिस्टम सेट कर रखा है गवर्नमेंट ने और सेबी ने, वो सब फॉलो किए जाते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी तो है बट सॉल्यूशंस हर जगह पे 100% है जी। आप एक बात मानिए, ये वसीयत, ये शेयर्स किस्मत और आपके बुजुर्गों ने आपके लिए छोड़े हैं। आपका इन पे 100% हक है जो आपको मिलना चाहिए, और हमारा ध्येय ये है कि आपका पैसा आपको जरूर मिलना चाहिए, कहीं और पड़ा रहना नहीं चाहिए। तो दिनेश जी ये बताइए कि हमारे दर्शक जो हैं वो आपसे कैसे कनेक्ट करें सो दैट कि उनका अगर कोई भी फिजिकल शेयर का काम है तो आप उसको हैंडल कर सकें, और किस तरीके से उसमें हमें एक्सपेक्टेशन रखनी है, हमारे दर्शकों को आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी जो भी शेयर्स आपके पास में लेके देखिए जी, हमारी अपनी एक टीम है जिसमें प्रोफेशनल्स लोग हैं और वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। आप हमें अप्रोच कीजिए, हमें अपनी डिटेल बताइए, हम आपको कंसल्टेंसी और एडवाइजरी सर्विसेज देंगे जिसके हम प्रोफेशनली चार्जेस लेते हैं, और हम प्रोफेशनल वे में आपको शेयर्स आपके खाते में डलवाते हैं। और हमने बहुत पिछले 5 साल में बहुत काम किया इस पे। हमने ऐसे ऐसे एक केस स्टडी बनाता हूँ जी, जिसमें डेथ हुई दादाजी की, उनके 3 बेटे थे, 2 बेटे इंडिया में थे, 1 बेटा अमेरिका में था। अमेरिका वाले बेटे की डेथ हो गई थी, शेयर्स की वैल्यू बहुत सब्सटैंशियल अच्छी वैल्यू थी। हमने वो सब भी सक्सेशन बनवा के इंडिया में सबके अकाउंट खुलवा के फाइनली शेयर्स उनके क्रेडिट में डलवा दिए डीमैट के अंदर। तो ओवरऑल आपको कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी, जी। जो भी जिनके पास में भी फिजिकल शेयर है, जिनके नाम से भी हैं, जी उनकी डिटेल्स चाहिए होंगी, और जो भी आपकी फीस होगी वो आप शेयर सर्टिफिकेट्स देखने के बाद में कंसिडरेशन के बाद ही बता पाएंगे कि आप क्या चार्जेस लेंगे उसका जी जी। और उसमें कितना समय लग सकता है। देखिए साहब, इसमें हमारा बड़ा क्लियर है, हम ये काम सेवा भाव से भी करते हैं और प्रोफेशनली भी करते हैं। हम शुरू में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के कोई पैसे नहीं लेते। आप हमें संपर्क कीजिए, हमें अपने पेपर दिखाइए, हम उस पर आपको अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं कि इन 10 पेपर में से आप 6 में काम कीजिए, 6 में आप मत कीजिए। फिलहाल जो हाई वैल्यू शेयर्स हैं उनको आप क्लेम करने का प्रोसेस कीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। नॉर्मल वे में जो आईपीएफ में शेयर होते हैं उनको निकालने में ज्यादा टाइम लगता है, और जो नॉन आईपीएफ है, चाहे खो गए हैं चाहे कुछ हो गए हैं, उनको निकालने में कम टाइम लगता है। इसके अलावा हम एक और एक्सपर्ट आपको प्रोफेशनल सर्विस देते हैं कि अगर आपको भूले भटके याद है कि मेरे फादर या दादाजी के पास कोई शेयर्स थे, इस कंपनी के शेयर्स थे, और आपको कुछ भी नहीं पता, हम वो भी अपने तरीके से ढूंढ के आपको डिटेल्स निकाल के दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया दिनेश जी, आपने तो कई लोगों की समस्या दूर कर दी है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये वीडियो शायद सबको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इस वीडियो में आपने ऐसी चीजें बात की है जो कि आज तक मैंने YouTube पे किसी को नहीं सुना। जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सब बातें बताई, और आई थिंक जितने भी अपने दर्शक हैं उनको काफ़ी हेल्प मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम आपको बताते रहेंगे। अगर आपके पास में फिजिकल शेयर्स हैं तो आप कमेंट में फिजिकल शेयर्स लिखिए, हम आपसे संपर्क करेंगे, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको गाइड करेगी कि आपको किस तरीके से उनको प्रोसेस में लाना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट वाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।